नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिजिज्ञान क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रात के ठीक 8 बजे हमारी जनरल साइंस की क्लास चलती है। आज भी हम अपने समय पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रात की ठीक 8 बजे। तो जल्दी से सभी लोग जनरल साइंस की इस क्लास को करने के लिए लाइव ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लास आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो ग्रुप डी, SSC, NTPC, UPSI और भी जितने एग्जाम्स हैं जिसमें भी आपका जनरल साइंस का सेक्शन पूछा जाता है, उन सारे एग्जाम्स के लिए आपका आज का ये सेशन ज़रूरी होगा। तो जल्दी से सभी लोग इस सेशन में जुड़ जाइए। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, बताइए सभी लोग कैसे हैं, तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट काम तो शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पहली क्लास अगर आपकी आज की, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देख लेंगे आज के पहले सवाल को। तब तक आप लोग जल्दी से जल्दी भारी संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं, अपने फेसबुक स्टेटस में लगाइए, अपने दोस्तों को लिंक भेज दीजिए। तो जल्दी से इन सारे कामों को करके फ्री होके आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो पहला सवाल आज का आपके स्क्रीन पे होगा, तो सोच समझ के बताइए। पहले सवाल का बिल्कुल पहला जवाब सही होना चाहिए। आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, दंत वलक, फिर है दंत धातु या फिर नख। इन चारों ऑप्शंस में से मानव शरीर का कौन सा वो पदार्थ है जो सबसे अधिक कठोर होता है? तो आप लोगों को इसका सही आंसर करना है ऑप्शन नंबर A, B और C, D में से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहले सवाल का जो सबसे पहला आंसर होगा, जो कि सही होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B, दंत वलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दूसरे सवाल को देखेंगे। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? ट्रांसप्लांट। प्रत्यारोपण का मतलब क्या है? मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क। तो अच्छा सवाल है, सोच समझ के बताइए। प्रत्यारोपण जिस अंग का नहीं किया जा सकता है, वह अंग कौन सा है? और हाँ, बिल्कुल आप लोग सभी लोग कॉन्स्टेंटली कमेंट करते चलिए। कमेंट मैं आपके देख रही हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप ऑफलाइन में भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का सॉल्यूशन जरूर कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो आपका दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, यानी कि मस्तिष्क। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का कभी भी आपने सुना भी नहीं होगा कि किसी का दिमाग ट्रांसप्लांट हो रहा है। बाकी आपका लिवर, हार्ट और जो लंग्स होते हैं, ये हो सकते हैं प्रत्यारोपित, लेकिन मस्तिष्क कभी भी प्रत्यारोपित नहीं हो सकेगा। तीसरा सवाल देखेंगे। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर A, B, C और D में से बिल्कुल सही आंसर आपका कौन सा होगा, बताइए। देखिए, यहाँ पे ठोस से वाष्प बनने की बात हो रही है। अब अगर आपसे इस सवाल का जस्ट उल्टा पूछ लिया जाए कि वाष्प से अगर ठोस बनना है तो कौन सा प्रोसेस होगा, तो उसमें आपका होता है डिपोजिशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है ठोस कपूर से वाष्प बना है, तो ये आपका होगा ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब है। चौथा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, यकृत, फुसफुस या फिर वृक्क। और देखिए, हम आप लोग बहुत कम संख्या में लाइव में जुड़ते हैं, तो काम किया कीजिएगा। आप लोगों को पता है 8 बजे एकदम से क्लास शुरू हो जाती है। क्लास को पहले से शेयर करके रखा कीजिए, अपने दोस्तों में को भेज दिया कीजिए। और चौथे सवाल का सही आंसर कीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कमेंट आना चाहिए आप सभी लोगों का। और चलिए, इस सवाल का जो सही आंसर है वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। पहली बात तो आपके यहाँ पे वृक्क यानी कि किडनी आपको दिखाई दे रहा है। किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई किडनी की कौन सी है? तो आप बताइएगा। नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन है वृक्क का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अब अगर आपसे लंग्स के बारे में पूछा जाए, यानी कि फुसफुस के बारे में पूछा जाए, तो आप बताइएगा एल्वियोलाई होता है, ठीक है। कौन सा होता है इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट? एल्वियोलाई होता है। लेकिन आपका सवाल जो है वो है कोलेस्ट्रॉल का भंजन कौन सा अंग करता है? तो वो अंग है आपका यकृत, यानी कि लिवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा सवाल है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? 2, 28, 38 या फिर 48।
सोच समझ के बताइए। सवाल 5वां है और 5वें सवाल का ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा। कितने एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो बता दिया मैंने। ए से होता है एडिनोसाइन, टी से होता है ट्राई और पी से होता है फॉस्फेट। तो साथ ही में इस सवाल का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 38 होगा। ठीक है। छठा सवाल है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर उपयुक्त में से सभी। कमेंट कीजिए, आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है। अब इस सवाल में से आपके 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट निकलते हैं। फिलहाल एड्रिनल और थायराइड के बारे में अगर कुछ बात कर ले तो अगर एड्रिनल का आपसे दूसरा नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा, कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिए जल्दी से। एड्रिनल का एक और नाम क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ, सुप्रारेनल। या मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, सुप्रारेनल। अगर मेरा लिखा हुआ आपको समझ में ना आए तो सुन के समझ लीजिए, सुप्रारेनल कहते हैं हम लोग, एड्रिनल का दूसरा नाम होता है। थायराइड का एक दूसरा नाम क्या है ये भी बता सकते हैं आप, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन थायराइड के फंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का जो बीपी है, बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, और किस किस चीज़ों को कंट्रोल करता है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे हार्ट रेट को ये कंट्रोल करता है, हृदय की गति को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, तो थायराइड ग्रंथि, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट काम है। बाकी ये जो आपका सवाल नंबर 6 है, इसका सही आंसर एड्रेनल, जिसको हम लोग सुप्रारेनल भी कहते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। 7वां सवाल है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। एंटमीबा, अमीबा, फेगोटॉफिक या फिर ट्रिपैनोसोमा। पेचिश रोग के बारे में बताइए जल्दी से। तो ये जो ट्रिपैनोसोमा जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ये ट्रिपैनोसोमा का वेक्टर कौन सा है तो याद रखिएगा, ये पहले बात तो कौन सी डिजीज को जन्म देता है, तो स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जिसका वेक्टर कौन सा है, तो एक मक्खी है, उस मक्खी का नाम है सीसी फ्लाई। ठीक है, सीसी फ्लाई उस मक्खी का नाम है जो क्या करती है, इस ट्रिपैनोसोमा नामक आपके प्रोटोजोआ को फैलाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 7, और इस सवाल नंबर 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा एंटमीबा। अगर इसमें आपका पूरा नाम भी पूछा जाए तो आप बताइएगा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो इस प्रोटोजोआ का नाम है जो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है। 8वां सवाल है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है। कार्बन, नाइट्रोजन, निकल या फिर जस्ता। तो आज का सबसे आसान सा सवाल है, हीरे की बनावट जो है वो आपकी कार्बन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। नॉलवरस का, रॉबर्ट कोच, लीवेनहॉक या फिर सीपी जॉनसन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताइए। साथ ही में आपको रॉबर्ट कोच का यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। ये रॉबर्ट कोच को सन 1905 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सन 1905 में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। ठीक है, अब आपका सवाल यह है कि नोबेल प्राइज से इन्हें किस वजह से दिया गया था, इन्होंने किस चीज की खोज की, किस वैक्सीन की खोज की जिस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, ये आप होमवर्क में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, साथ ही में लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है, लीवेनहॉक का एक इंपॉर्टेंट उपाधि दी गई है, इनका नाम है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं लीवेनहॉक को। और ये जो आपका सवाल नंबर 9 है, इस 9वें सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नॉलवरस का, जिन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। 10वां सवाल है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। कार्ल बेंच, फ्रैंक विटल, थॉमस सेवरी या फिर माइकल फैराडे। चलिए कमेंट कीजिए, और हाँ, जितने भी लोग लेट से जुड़ रहे हैं उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, शेयर करते चलिएगा क्लास को, और अगर आपकी पहली क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक विटल ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो याद रखिएगा सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है। यह घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर अपरिमित हो जाता है। बताइए, शुद्ध जल में डिटर्जेंट जब डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, घट जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। उपकेंद्रन, अपोहन, अपकेंद्रन या फिर विसरण। वॉशिंग मशीन कौन से कार्य सिद्धांत पर काम करता है। चलिए कमेंट करके बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपकेंद्रन। ठीक है, अपकेंद्रन जो है इस कार्य विधि पे वॉशिंग मशीन काम करता है। 13वां सवाल है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है।
4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कोनो चक्र पे, ऑटो चक्र, डीजल चक्र या फिर बॉयल चक्र? 13वां सवाल है। 13वें सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो चक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमुंडसन, तास्मन या फिर जॉन केबोट? चलिए बताइए, उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी रॉबर्ट पियरी के द्वारा। बात आती है नॉर्थ पोल तो हो गया, साउथ पोल का खोज किन्होंने किया था? कमेंट करके बताइए जल्दी से, साउथ पोल की खोज किन्होंने की थी? जल्दी से सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। 15वां सवाल है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? अगर आप लाल और नीले रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग आपको प्राप्त होगा? चलिए क्लास छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि अगर आप अभी लाल और नीले रंग को मिलाने बैठ गए तब तक में क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास खत्म हो जाने के बाद जरूर से मिला के देखिएगा, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजेंटा। 16th क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ठंड अधिक महसूस करते हैं? साफ होने पर, बादल छाने पर, आर्द्र मौसम होने पर या फिर अनार्द्र मौसम होने पर? बताइए जल्दी से सोच समझ के इस सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा। 16वां नंबर सवाल है। तो देखिए, हम लोग जब ठंड ज्यादा महसूस करते हैं शीत ऋतु में, वो कब करते हैं? जब मौसम साफ होता है। महसूस भी किया होगा आप लोगों ने, साफ मौसम होने पे ठंड ज्यादा महसूस किया जाता है। 17वां सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? थियोफ्रस्टस, डार्विन, पुरकिंजे या फिर अरस्तु? वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट से बताइए और मैं आपको आंसर दे दूं। इसका सही आंसर होगा थियोफेस्टस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी या फिर अनावृत बीजी? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, पुष्प नहीं लगते हैं लेकिन बीज तो बनते हैं, तो ऐसे पुष्पों को हम लोग अनावृत बीजी के कैटेगरी में लाते हैं। ठीक है, अनावृत बीजी के कैटेगरी में लाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 19वां है, टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या फिर मूंगफली? टिक्का रोग प्लांट डिजीज है, किसमें होता है? तो याद रखिए मूंगफली में होता है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस या फिर लेमिनेरिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके रेलवे के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, तो जरा ध्यान से इस सवाल को याद रखिएगा। आयोडीन की प्राप्ति जिस शैवाल से होती है उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर है। 21वां है, जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? कौन सा वो लाइकेन है जिसको सब्जी के रूप में खाया जाता है? रोसेल, एंडोकार्पन, परमेलिया या फिर ये सभी? तो जापान के लोग लाइकेन की सब्जी तो पहले बात खाते हैं और उसमें से रोसेल, एंडोकार्पन और परमेलिया ये तीनों को ही खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 22वां क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बादाम, साइकस, मूंगफली या फिर ईख? बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। इंटरेस्टिंग सा सवाल है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज रहे, लेकिन इस सवाल में कंफ्यूजन आपको नहीं होने चाहिए। साइकस वो पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन इसमें फल नहीं होते। अब बताइए 23वां सवाल है, चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है या फिर ये सभी ही है? सवाल नंबर 23 का सही जवाब कमेंट करना है आप लोगों को। चावल का दाना क्या है? तो याद रखिएगा चावल का दाना एक बीजीय फल है। सवाल नंबर 24, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की जरूरत होती है? 5, 11, 15 या फिर 16? आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं ये कमेंट करके आप लोग फटाफट से मुझे बता दीजिए। अभी कमेंट में आप लोग को अगर पता भी है कि कौन कौन से वो आवश्यक तत्व है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको नंबर बता देती हूँ, लगभग 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है पौधों को अपने वृद्धि के लिए। 25वां क्वेश्चन है, जीन्स किसके बने होते हैं? आरएनए के, प्रोटीन के, डीएनए के या फिर डीएनए और आरएनए दोनों के ही? चलिए कमेंट कीजिए जीन्स किसके बने हुए होते हैं। और हाँ, समय याद रखिएगा आप लोग, हर रोज रात के ठीक 8 बजे हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही कम समय में हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो पूरी क्लास को फिर से देख लीजिएगा और अगर पहली बार आपकी क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा। जीन्स किसके बने होते हैं? तो जीन्स बने होते हैं डीएनए के, ऑप्शन नंबर सी। अब है 26वां सवाल, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है?
गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। वो कौन सा अंगक है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो ये इसका सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, ई, सी, डी। मछली के तेल, यकृत के तेल में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? सवाल नंबर 27 है, जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे लोग 27वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है विटामिन डी, तो इसका सही जवाब डी ही रहेगा। 28वां सवाल, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना हो जाता है? वो कौन सा तापमान है? सोच के बताइए। फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना हो जाता है, और वो टेम्परेचर जो है आपका फ़ारेनहाइट में आपको देना है, तो माइनस का 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है? माइनस का 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है जैविक वातावरण के दो घटक कौन कौन से हैं? खरपतवार एवं वृक्ष, जीवीय तथा अजीवीय, मेढक तथा मानव, या फिर है पादप एवं जंतु। जैविक वातावरण के दो घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि इन चीजों में जीवन पाया जाता है, तो वो पादप है, और दूसरा है जंतु, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 30वां सवाल है पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे? J.H. वॉन टेसल, विल्हेम के रॉन्टन, पीटी फॉन्थर्स, या फिर डेविल ब्रूनस्टेल। पनडुब्बी के आविष्कारक, यह आपका आखिरी सवाल है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सवाल 30 है, 30 थे आज, 30 सवाल में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये जो पनडुब्बी के आविष्कारक के बारे में आपको पूछा गया था, इस सवाल का सही जवाब डेविड ब्रूनस्टेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा इस सवाल का भी सही जवाब। तो देखिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको शो किया जा रहा है, जल्दी से इस वीडियो को क्लिक कीजिए और देख लीजिए। और साथ ही में अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और पहली क्लास थी आपकी और शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल ठीक फिर से रात के 8 बजे। गुड नाइट।